हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही निकट है, तो आपको ये सभी जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो सभी कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस पर आधारित जो भी पार्ट आपके पूछे जाने हैं तो इस वीडियो में आपके गद्य खंड के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, नमक का दरोगा कहानी में मुंशी बंशीधर का पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वे ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के गुणों में ढले पात्र हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, यदि आप रसायन की वीडियो देखना चाहते हैं और जीव विज्ञान की, तो वो अपलोडेड हैं, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि सिलेबस पर आधारित हैं और उन्हें अभी अपलोड कर दिया गया है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो प्रमुख जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो उभर कर आते हैं। तो पहला, वो जब अपने धन के बल पर मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा वो जब वह मुंशीधर की ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसीन करते हैं। तो इनके जो दो मुख्य पहलू थे वो उभर कर आते हैं कि वो अपने धन के बल पर मुक्त हो जाते हैं और धर्मनिष्ठा यानी कि ईमानदारी देख कर के मुंशीधर की उन्हें अपने यहाँ उच्च स्थान देते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत के पशु हों या मनुष्य, भी अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं, चाहे वे आपस में लड़ते झगड़ते हों, चाहे उनका परस्पर प्रेम, लेकिन उनके बीच प्रेम जो होता है वो अटूट होता है। एक दूसरे से विदा होते समय वे दुख का अनुभव करते हैं। लेखक यह भी कहना चाहता है कि विदाई का समय करुणाजनक होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? तो करजन को इस्तीफा देने के दो कारण थे। बंग भंग की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। इससे करजन की जड़ें हिल गईं और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। तो इसका ये पहला कारण हो जाएगा करजन के इस्तीफे का। और अगला है, करजन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त करना चाहा, उसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया। इससे उसने इस्तीफा देने की धमकी दी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। तो आप इसका आंसर याद कर लेंगे। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? स्पीति के जो लोग होते हैं उन्हें जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो स्पीति लोग जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, वे संचार के साधनों से रहित हैं, उनके पास कोई भी साधन नहीं है। वहाँ पे बिजली, सड़क, दूरभाष आदि से भी रहित हैं। वहाँ पे किसी साधन की सुविधा नहीं है। वहाँ ना हरियाली होती है, ना पेड़, और ना ही वर्षा होती है। इसी कारण फसलें भी बहुत ही कम होती हैं। वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। वहाँ फल नहीं होते, ना ही घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी होती है। वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची, दुर्गम, और वहाँ सर्दी इतनी होती है कि खाल छिल जाती है। इसी कारण ज़्यादा समय तक वहाँ पे घरों में दुबक कर रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है। तो आप इसका आंसर इसी प्रकार याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सा वाला ए, क्योंकि रजनी अमित के मुद्दे को गंभीरता से इसलिए लिया उसने क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। तो आपको ये याद करना है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे तुनकी और रूमाली जैसी महीन रोटियां पकाते हैं। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं एवं स्वयं को उस्ताद मानते हैं। उनका खानदान इस काम में बरसों से लगा हुआ है। तो आप मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का ये क्वेश्चन इसी प्रकार से याद कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं। तो मियाँ नसीरुद्दीन की निम्न बातें जो हमें अच्छी लगी हैं, आपको जो अच्छी लगी हो तो वो आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, पाठ पढ़ा है यदि आपने। तो यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं मियाँ नसीरुद्दीन की, तो ये आप याद कर लीजिए। वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं और वे जो भी बात करते हैं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। वे पत्रकार या महिला को सामने देखकर हकलाते नहीं हैं। वे अपने काम में गहरी रुचि लेते हैं। तो आप इसका आंसर याद करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, वे किसी शार्गिद यानी कारीगर का शोषण नहीं करते। वे उन्हें पूरा सम्मान व वेतन देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी क्योंकि वह उनसे रोटी बनाने की कला जानना चाहती थी, जिससे वे अन्य लोगों को उस कला से वाकिफ करा सकें, अन्य लोगों को भी बता सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। वह मियाँ की इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सच्ची तालीम क्या है मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार। तो उनके अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, अच्छी भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छी नानबाई नहीं बना पाती। केवल कागजी या जबानी बातों में काम नहीं सीखा जाता, शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मियाँ नसीरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं या मशहूर हैं। तो यहाँ पे 56, इसका आंसर हो जाएगा 56 प्रकार की 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। इस कारण उसके मन में बचपन से मोहन के प्रति सम्मान की भावना बैठ गई थी। दूसरे, जो मोहन कक्षा में अधिक होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरा जो कारण है, मास्टर जी कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनका तथा स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ की गोलाई की कुशलता पर इतना अधिक आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उसके सीधे सीधे एवं सामान्य व्यवहार पर। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था, उसे ऊंची जाति का माना जाता था। सामान्यतः कोई ब्राह्मण बालक लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले कार्य में हाथ नहीं डालता। धनराम को इसी बात पर आश्चर्य हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम कैसे स्वीकार कर लिया। तो इसका आंसर याद कर लेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो स्पीति में जन जीवन बहुत सीमित है, वहाँ खुलकर रहने योग्य स्थितियाँ नहीं हैं। वहाँ 8-9 महीने बर्फ रहती है, जिसके कारण बाहर निकलना भी कठिन होता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। इतने समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहाँ के पहाड़ भी विकसित नहीं हैं, न ही रास्ते, न संचार के आधुनिक साधन। अतः मानवीय गतिविधियों के अभाव से वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया, न कोई उल्लेखनीय घटनाएं हो पाई हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 है, जो आपका, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के नाम माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है। तो बौद्धों की माने मंत्रों में बहुत महिमा है। यहाँ इन मंत्रों का खूब उच्चार एवं प्रचार हुआ है, इसलिए लेखक का जो मत है तो माने पहाड़ों का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना उचित है। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, आपने हिंदी का सिलेबस नहीं देखा है, किसी भी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। वर्षा यहाँ एक घटना है,
एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है। यहाँ तक मानसून नहीं पहुँच पाता, इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का चिन्ह मानते हैं। तो आपके टॉप 15 जो गद्य खंड के क्वेश्चन थे सिलेबस पर आधारित, सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है पहले से, आप वो जा कर के देख सकते हैं। और जल्द ही नया वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, और अन्य विषयों के लिए भी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।